जहाँ तक हमने कंप्लीट किया है उसी चीज़ को मैं बना रहा हूँ, जिससे कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज्वाइन कर लें हमें। तो सबसे पहला चीज़ क्या बताया था, जीरो का मतलब क्या हुआ था, वायरस इनोकुलेशन मीन्स दी वायरस एंटर इनटू द बॉडी। तो फर्स्ट एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होने लगता है, एचबीएस एंटीजन। और कब तक वापस से डाउन आ जाता है, 24 वीक पे। ओके, तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो किसका है, एच बी एस एंटीजन का। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन आता है कि एक चीज आप पहले बताइए, ये चीज बताने से पहले यहाँ पे मैंने बोला था सिम्टम आते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ एंड सिम्टम यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, तो ये जो पीरियड है इस पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं, वायरस एंटर इनटू द बॉडी एंड प्रेजेंटिंग देयर सिम्टम्स, इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, जब तक कोई सिम्टम नहीं है केवल वायरस अंदर है, इसको हम क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स। इंक्यूबेशन पीरियड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। सेकंड एक चीज और बता दीजिए चैट बॉक्स के साथ। अब जैसे ही एंटीजन कंप्लीट होता है, आफ्टर 0 to 1 वीक बाद में हमारा एंटीबॉडी प्रेजेंट होने लगता है। क्या होने लगता है, एंटीबॉडी, जिसका नाम क्या होगा, एंटी एच बी एस। तो ये मान लीजिए 4 वीक हमने ऐड किया तो 28 वीक से, तो ये जो 24 से 28 के बीच में जहां पे ना तो एंटीजन है और ना ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है, क्योंकि एंटीजन कहाँ पे जीरो हो गए थे, 24 वीक पे जीरो हो गए थे, एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट कहाँ से हो रही है, 28 वीक से प्रेजेंट हो रही है। इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जब ना ही एंटीजन है और ना ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट हुए, एंटीबॉडीज एंटीजन डिसअपियर होने लगे हैं और एंटीबॉडीज आफ्टर 4 वीक्स डेवलप होंगे, तो इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, एनीवन, विंडो पीरियड, विंडो पीरियड। ओके, तो ये दो चीज क्लियर हुई। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये तो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू पैटर्न है तो आपको जरूर पूछ सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, विंडो पीरियड क्या है, ठीक है, लेटेंट पीरियड क्या है। तो अपने को पता होना चाहिए, अपने को एमसीक्यू पैटर्न ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाएगा, अपने को पूछा जाता है which antigen release into the blood during the time period of the incubation period, which antigen। तो आपको सब पता चल रहा है 8 to 12 वीक से पहले बिफोर कौन सा एंटीजन आ रहा है, तो आंसर क्या जाना चाहिए, एच बी एस एंटीजन, एच बी एस एंटीजन। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस की बात कर रहे हैं, जो कि लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट ग्राफ जो बनता है वो बनता है जस्ट आफ्टर टू एच बी एस एंटीजन, क्या चीज प्रेजेंट होने लगती है और 12 वीक पे डिसअपियर हो जाती है जैसे ही सिम्टम आने लगते हैं। ये जो ग्राफ बनता है ये किसको डिनोट करता है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर ये होता है कोड एच बी ई एंटीजन, एच बी ई एंटीजन। ओके, देन और इसी के कंटिन्यूएशन में ये जो चीज डेवलप होती है, ये चीज क्या होती है, ये इन्हीं के एंटीबॉडीज मींस एंटी एच बी ई, एंटी एच बी ई
ओके। और 12 वीक से जहां से सिम्टम स्टार्ट होते हैं वहां से कंटिन्यू रहते हैं, वो कौन सा मार्कर है? यह रहता है हमारा एंटी एचबीसी। एंटी एचबीसी, एंटी एचबीसी मार्कर पॉजिटिव थ्रू आउट दी लाइफ, पॉजिटिव थ्रू आउट दी लाइफ। ओके, तो आपको विंडो पीरियड पता चल गया, आपको एचबीएस एंटीजन का पता चल गया, एंटी एचबीएस का पता चल गया, एचबीई एंटीजन एंड एंटी एचबीई, एंड लास्ट वन इज एंटी एचबीसी, जो कि सीरोलॉजिकल मार्कर पॉजिटिव थ्रू आउट दी लाइफ। ओके, तो आपको ये सारी चीजें, ये ग्राफ, एक ग्राफ से ही सारी चीजें पता रहेगी, ठीक है ना? ओके। अगर कोई केस क्रोनिक बनता है तो क्रोनिक केस कब बनेगा? कंडीशंस क्या है? कौन सा मार्कर लंबे टाइम तक प्रेजेंट रहे कि वो क्रोनिक केस बन जाए? तो इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन है, इफ एच बी एस एंटीजन पॉजिटिव मोर देन 24 वीक। Second conditions, HBE antigen positive greater than 12 weeks, greater than 12 week। ये कंडीशंस अगर प्रेजेंट है तो मतलब वो केस क्या बन जाएगा हमारा? एक्यूट हेपेटाइटिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोनिक हेपेटाइटिस के अंदर, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। एक हमारे को टाइप पूछा गया था, क्वेश्चन में था एआईपीजीटी के अंदर, कि हमारा जो एंटी एचबीसी है तो वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप है? तो ये होता है आईजीएम। ओके, ये होता है आईजीएम टाइप, जो कि मेनली विंडो पीरियड में देखने को मिलता है। और कोई भी केस अगर होता है तो बिफोर 12 वीक ये ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट मिलता है, ठीक है? इसी तरीके से एक ग्राफ बनाएंगे हम क्रोनिक का। इसी तरीके से हम किसका ग्राफ बनाएंगे? क्रोनिक का। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का ग्राफ किस तरीके से बनता है? सिंपल है, दो ही चीजें याद रखनी है। 0, 12, 24। ओके, हमारा क्या बनने लगा था 12 वीक बिफोर या 8 वीक बिफोर? और जैसे कि मैंने बोला था लॉन्ग टर्म तक क्या रहने लगा है? एच बी एस एंटीजन लॉन्ग टर्म प्रेजेंट मिलने लगे, ठीक है ना? तो ये कब प्रेजेंट मिलने लगेगा? जब हमारा एंटी एच बी एस, जो कि मैंने 4 वीक बाद में बोला था कि ये प्रेजेंट होने लग जाए, जस्ट डायग्राम। तो ये प्रेजेंट, अब क्रोनिक में क्या होगा? ये एब्सेंट मिलना चाहिए, तभी तो हमारा एंटीजन लॉन्ग टर्म के लिए प्रेजेंट मिलेगा। तो वही लाइन मैंने आगे तक ली है, और ये लॉन्ग टर्म तक प्रेजेंट मिलेगा बिकॉज एंटी HBS antigen is not produced, not produced। देन 12 वीक से कौन सा बताया था? एंटी एचबीसी विच टाइप? आईजीएम टाइप, जो भी लॉन्ग टर्म इसमें प्रेजेंट मिलती है। ये तो बताया था एंटी HBC विच टाइप? आईजीएम टाइप। ये क्या मिलेगा? प्रेजेंट मिलेगा। तो इस चार्ट से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि कौन रिप्रेजेंट करता है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस को। तो फर्स्ट
HBS antigen, and second one is the anti-HBC IG. अब IgM तो किस में था, एक्यूट के अंदर था, बट क्रोनिक की अगर बात करें तो क्रोनिक के अंदर क्या मिलेगा, कौन सा टाइप मिलेगा, IgG टाइप मिलेगा, IgG टाइप मिलेगा। ओके, तो हमारे को क्रोनिक हेपेटाइटिस की अगर बात करें तो कौन से मार्कर्स रहेंगे, anti-HBC IgG टाइप एंड HBS एंटीजन प्रेजेंट मिलेंगे। ओके, मींस सिंपल फंडा है कि अगर anti-HBS एंटीजन प्रेजेंट है तो वो किसको शो करेगा, एक्यूट को शो करेगा। किसको शो करेगा, एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस को शो करेगा। अगर ये एब्सेंट है और ये प्रेजेंट है तो इसको किसको शो करेगा, क्रोनिक, या ये दोनों चीजें प्रेजेंट होगी तभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस को। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, पहला क्वेश्चन, अर्लीएस्ट मार्कर ऑफ द एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस। आंसर, अर्लीएस्ट की बात की है, आंसर क्या जाएगा, HBS एंटीजन। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि अपने पास में चार्ट है, ठीक है ना, दोनों चार्ट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर बात की जाए, केवल है ना अपने को वर्ड पे ध्यान देना है, अर्लीएस्ट की बात की है तो आंसर क्या जाना चाहिए। अगर बात कर रही जाए रिलायबल की, रिलायबल मार्कर ऑफ द acute hepatitis B virus, answer will be changed. Answer is IgM anti-HBC. IgM anti-HBC. Then third question is, क्वेश्चन है ना, इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आंसर चेंज हो जाता है। देखिए, अर्लीएस्ट मार्कर टू मेक डायग्नोसिस ऑफ acute hepatitis B virus, to make a diagnosis, तब फिर आंसर remains the same, means IgM anti-HBC, IgM anti-HBC। मीन्स हमारे को कोई ना कोई एक चार्ट चाहिए जिससे कि हमारे को ये चीजें याद रहें। तो यहाँ पे एक सिंपल चार्ट बनाई है जिसमें यहाँ पे लिखिए मार्कर्स एंड देयर रोल। ओके, फर्स्ट HBS सरफेस एंटीजन, तो ये किसको शो करेगा, वायरीमिया। ये किसको शो करेगा, वायरीमिया प्रेजेंट इन दी, मतलब वायरल सर्कुलेशन इन दी ब्लड। वायरीमिया मीन्स वायरल सर्कुलेशन इन दी ब्लड, प्रेजेंट इन दी acute phase, chronic phase and carrier phase also, even in the cirrhosis phase also. Okay, then second marker HBE antigen, ये किसको शो करती है, इंक्रीज दी इन्फेक्टिविटी, और अगर जस्ट इसके अपोजिट की बात करूंगा तब देखना आंसर किस तरीके से बदलता है, ठीक है। बट अभी सीक्वेंस में चल रहे हैं। अब बात करते हैं HBC एंटीजन की। अभी पहले एंटीजन की बात करेंगे, फिर एंटीबॉडीज की बात करेंगे, ठीक है। HBC कोर एंटीजन है तो ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज
negative. Fourth point is anti-HBs. Anti-HBs represent the immune reflex. Immune reflex means immune complex. फिफ्थ पॉइंट एंटी HBE, जो कि मैंने कहा था जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, एंटी HBE। एंटी HBE ये जो एंटीजन है इंक्रीज दी हाई विरुलेंस इन्फेक्टिविटी को शो करता है और ये लो इन्फेक्टिविटी को शो करेगा। ओके, सिक्स्थ पॉइंट इज एंटी HBC। एंटी HBC ये क्या रहेगा, अब आप सबको पता है, इट इज द डायग्नोस्टिक मार्कर। ओके, और एक मैंने अभी प्रीवियसली बताया भी था, कौन सा, HBX एंटीजन रिप्रेजेंट दी CA कार्सिनोमा मार्कर, shows the carcinoma marker। ओके, तो कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है ब्लड के अंदर, ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है और अपने को पता होना चाहिए। कौन सा एंटीजन, HBC एंटीजन ऑलवेज, क्योंकि ये ब्लड में प्रेजेंट मिलता ही नहीं है, कोर एंटीजन है। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए हमारा एंटी HBC है, एंटी HBC सॉरी, जो कि अभी अपन ने बात की थी डायग्नोस्टिक मार्कर है, तो इसके अंदर हमारे को दो कंपोनेंट देखने पड़ेंगे। अब डायग्नोसिस किस तरीके से बनता है इसका हमेशा मैं फ्लो चार्ट फॉलो करता हूं, तो समझने की कोशिश करना। अगर ये IgM टाइप है तो आप सबको पता है कि हम किसको डायग्नोस करेंगे, इट इज ए केस ऑफ द एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अपने को, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये IgG टाइप का है तब हम दो चीजें के बारे में सोचेंगे। फ्लो चार्ट हमेशा मेरा फॉलो करना, आपका डायग्नोसिस कभी गलत नहीं होगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इसका अपोजिट मैंने बताया था, IgM की जगह IgG कट करके लिखा था, इसीलिए लिखा था। तो यंग किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस को, ठीक है। अब क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ में हमारे को क्या मिलना चाहिए, ओनली एंड ओनली एंटी HBC के साथ में, और क्या मिलना चाहिए साथ में हमारे को HBS एंटीजन भी प्रेजेंट मिलना चाहिए, तभी हम उसको केस को क्या डायग्नोस्ड केस ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस बोल सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज दी, मैंने जैसे बताया था IgG इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ से आ सकती है, रिमोट और रिकवर्ड केस में भी आ सकती है। रिमोट लाइक दी प्रीवियस इन्फेक्शन हो या इम्यून वैक्सीनेटेड हो, ठीक है ना। रिकवर्ड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, रिकवर्ड। तो इसमें कौन सी एंटीबॉडीज में प्रेजेंट मिलेगी, यहाँ पे मिलेगा हमारे को एंटी HBS, यहाँ पे एंटीजन मिल रहा है और यहाँ पे एंटी HBS, और कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन, वही सेम IgG टाइप की मिलेगी, ठीक है ना। तब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि केस हमारा एक्यूट है या क्रोनिक है या रिकवर्ड केस है, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक फंडा, क्लियर नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। अब एक टेबल बनाओ जिससे कि ये सारी
चीजें आपको क्लियर हो जाएं, टेबल किस तरीके से रहेगी, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो ये डबल क्वेश्चंस लिख के आप चीजों को लिखना कि अब पेशेंट के अंदर HbS एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि अब पेशेंट के अंदर एंटी HbS एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या थर्ड कंडीशन एंटी HbC एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। उनके बेसिस पे हम इनका क्या करेंगे, डायग्नोसिस। उनके बेसिस पे इनका हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जहां पे सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, बाकी कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है, तो वो किसको शो करेगी। अब चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, अब आंसर आने चाहिए मेरे पास में। सबसे पहला एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है और कौन से टाइम पीरियड में प्रेजेंट होता है, तो ये किसको शो करता है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी। ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी को शो करेगा, बट ये कौन से टाइम पीरियड को शो कर रहा है, इंक्यूबेशन टाइम पीरियड को शो करेगा। ओके, देन सेकंड कंडीशन, अगर HbS एंटीजन प्रेजेंट है एंड हमारा एंटी HbC IgM टाइप का है, तो वो डायग्नोसिस किसका बनेगा, तब हम एक्यूट हेपेटाइटिस बी डायग्नोस्ट करेंगे केस को, इंडिविजुअल पे नहीं कर रहे हम। देन थर्ड कंडीशन, हमारा HbS एंटीजन एब्सेंट, एंटी HbS एब्सेंट एंड ओनली एंटी HbC IgM टाइप की है, तब हमारा डायग्नोसिस क्या बनेगा, ओनली HbM प्रेजेंट है या HbC प्रेजेंट है। तब मैंने बात की थी किसकी, IP के जस्ट अपोजिट WP की, मींस विंडो पीरियड के अंदर ही ऐसा पॉसिबल है जब दोनों एब्सेंट है, ओनली एंटी HbC प्रेजेंट हो। फोर्थ कंडीशन, आप को कंफ्यूजन हो रहा है तो आप प्रीवियस में अपना ग्राफ ओपन कर लो एक्यूट हेपेटाइटिस का, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि विंडो पीरियड में कौन सी लाइन चल रही है, ओनली एंटी HbC लाइन चल रही है। ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड देन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देन नेक्स्ट, HbS एंटीजन एब्सेंट, एंटी HbS present and anti-HbC is IgM type. Then diagnosis definitely क्या बनेगा, जब anti-HbS present हो गया, recovery from the acute hepatitis B virus. Fifth point, जहाँ पे HbS antigen is absent, anti-HbS present and anti-HbC is IgG type. Answer is definitely remote recovery period. Remote recovery period. Sixth point, is if HbS antigen is present, anti-HbS is absent and anti-HbC is IgG type. Answer is chronic hepatitis B virus. Chronic hepatitis B virus. और a case with the क्या पूछा जाएगा नेक्स्ट, पोस्ट वैक्सीनेटेड केस है, पोस्ट वैक्सीनेटेड केस है, तो उसके अंदर ओनली एंड ओनली
NT-HBS प्रेजेंट मिलेगा, बाकी सारी चीजें एब्सेंट मिलेगी। 7th कंडीशन। ये टोटल 7 कंडीशंस हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपको पता रहना चाहिए हमेशा के लिए। ओके, आई थिंक इसके अंदर कहीं किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि पेशेंट विद द हेपेटाइटिस बी वायरस, विच पेशेंट कैन डोनेट ब्लड। तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। देखिए, पहली कंडीशन कि अगर उसके ब्लड में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट हो, एंटी एच बी एस, एंटी एच बी एस, क्योंकि ये किस में हुआ, इन पोस्ट वैक्सीनेशन। सेकेंड इज दी एंटी एच बी एस प्लस IgG एंटी एच बी सी, जहां पे क्या मिला हमारे को, रिमोट रिकवरी पीरियड, remote recovery period. First condition is the post vaccination. Just hold a second. Okay. सर सर जी, ये सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। a patient with hepatitis B, which patient cannot donate the which patient can donate the blood, जिसके ब्लड में हमारे को एंटी एच बी एस प्रेजेंट मिले, और वो कौन से केस होने चाहिए, पोस्ट वैक्सीनेटेड, और सेकंड हेपेटाइटिस बी वायरस विद एंटी एच बी एस एंड IgG एंटी एच बी सी, जहां पे रिमोट रिकवरी वाला जो मैंने सेगमेंट बताया था, रिमोट रिकवरी, जहां पे एंटी एच बी एस एंड एंटी एच बी सी प्रेजेंट मिल रहा था। तो वो दो केस कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे वो डोनेट कर सकता है, क्योंकि वहां पे पोस्ट वैक्सीनेटेड एंड रिमोट रिकवरी हुआ है। रिमोट रिकवरी मीन्स 6 साल पहले हुआ था उसको, फिर अभी है ना वहां पे क्या मिल रहा है, एंटी एच बी एस एंड एंटी एच बी सी प्रेजेंट मिल रहा है। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा हेपेटाइटिस बी। सबसे बड़ा था एक्चुअल में, हेपेटाइटिस बी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी वायरस से। ओके, हेपेटाइटिस सी, MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोस्ट कॉमन की बात करें तो क्या रहेगा, डेफिनेटली परक्यूटिनियस। क्या रहेगा, परक्यूटिनियस। इंडिया की बात करो या वर्ल्ड वाइडली, ठीक है, परक्यूटिनियस में वही सेम दो चीजें कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज दी नीडल, सेकेंड वन इज दी ब्लड। नीडल के अंदर क्या चांसेस बनता है, दिस फैक्टर इज दी 1.8 to 6%, जो कि वेरी लो होती है। अगर ब्लड की बात करें तो वहां पे 1 in 18
lakh, 1 in 18 lakh of total blood unit transfused. जो कि स्क्रीन ब्लड होता है। ये लाइनें सेम है, बस फिगर आउट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये सारे फ्लो चार्ट से हम ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, ब्लड रिलेटेड हेपेटाइटिस मोर कॉमन कौन सा रहता है, बी या सी? आंसर इज बी, क्योंकि वहां पे कितने पे हो रहे थे, 2 लाख पे, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 18 लाख पे, तो मोर कॉमन इज बी। ओके, तो इसका एक फ्लो चार्ट रहता है कि हमारे को पता होना चाहिए ब्लड रिस्क किसके लिए सबसे ज्यादा ट्रांसफ्यूजेबल की जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहता है, ब्लड रिस्क फैक्टर रहता है, सबसे ज्यादा किसके लिए रहता है? फर्स्ट वन इज दी हेपेटाइटिस बी, देन हमारा रहता है हेपेटाइटिस सी, देन हमारा रहता है HIV, देन हमारा रहता है HIV। ओके, अगर हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं तो यहाँ पे सेक्सुअली जो ट्रांसमिशन है वो रिस्क फैक्टर ओनली एंड ओनली 5%। ठीक है, तो हमारे को सी वायरस के क्या पता होने चाहिए, यूनिक फीचर्स पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए, Dr. Nidesh, 5 minutes left to end the session. okay, please rejoin again so we can complete our hepatitis segment, then लीवर का कुछ पोर्शंस रहेगा, क्योंकि हम आजकल क्लास को 5 बजे एंड कर देंगे, बट जो रिमेनिंग पोर्शंस रहेगा लीवर का वो हम नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर मेनली हमारा रहेगा जो इम्पोर्टेंट हेपेटाइटिस के अलावा जो भी पोर्शंस रहेंगे, ठीक है ना, हेमेक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज एंड ऑल, तो इनको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बट आज के सेशन में हम 5 बजे तक जितना कंप्लीट हो सकता है हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, ओके, हम यूनिक फीचर्स की बात कर रहे थे ऑफ दी हेपेटाइटिस सी वायरस की। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमारे को पता होना चाहिए मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ सिरोसिस। आंसर कीजिए प्लीज। मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ द सिरोसिस, सी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी वायरस। अगर है ना क्वेश्चन गुम गया, प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना आंसर, प्लीज चैट बॉक्स में डालें, जैसे कि इको नहीं हो, आपको अनम्यूट भी नहीं करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, प्लीज चैट बॉक्स ओपन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट घूम के क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस। आंसर डॉक्टर साहब, ये रियल में कौन लिखता है, प्लीज रीनेम योरसेल्फ, प्लीज रीनेम योरसेल्फ एंड आंसर। ओके, आंसर प्लीज, नॉट हेपेटाइटिस सी वायरस। क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है। पहला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ द सिरोसिस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सिरोसिस। यहाँ पे वायरल मेंशन नहीं है, अगर वायरल मेंशन होता तब हमारा आंसर जाता है हेपेटाइटिस सी वायरस, बट अगर क्वेश्चन है हमारा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सिरोसिस, आंसर इज वेरी गुड विक्रांत, आंसर इज एंड डॉक्टर स्वाति alcohol, answer is alcohol।
वेरी गुड। तो हमारे को चीजें पता होनी चाहिए कि आंसर किस तरीके से आ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी गुड, क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन acute viral hepatitis leading to chronic hepatitis. Most common acute viral hepatitis lead to the chronic hepatitis. Answer is C. अब आप कहेंगे सर सी पढ़ा रहे हो तो सी की बात करोगे ना, तो सी, आंसर इज सी। तो मतलब जिसकी क्रोनिसिटी से भी पूछ सकते हैं किसकी चांसेस है जो क्रोनिसिटी में डेवलप करता है, तो आंसर इज हेपेटाइटिस सी वायरस। ओके, अब जिस तरीके से मैंने बी में बताया था उसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूं हेपेटाइटिस सी एसोसिएटेड विद द अनरिलेटेड डिजीज, एसोसिएटेड विद द अनरिलेटेड डिजीज, कॉन्कोमिटेंट डिजीजेस जैसे पढ़ते हैं ना, सिम्टम्स पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमारे को अनरिलेटेड डिजीज पता होनी चाहिए जो कि हमारे हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ में एसोसिएट करती है। तो आंसर क्या है, लिखते जाइए। क्रायोग्लोबिनीमिया, देन लाइकन प्लेनस, then Sjogren syndrome, then Sjogren syndromes, then autoimmune hepatitis, autoimmune hepatitis type 2, autoimmune hepatitis type 2। ओके, तो ये सारी डिजीज हमारे को पता होनी चाहिए, क्रायोग्लोबिनीमिया, लाइकन प्लेनस, जोगरन सिंड्रोम, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ओके, जो कि मेनली एसोसिएट करती हैं हेपेटाइटिस सी वायरस से। तो हमारे को पता होना चाहिए एसोसिएटेड डिजीजेस विद हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इन्हीं में से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चंस बनते हैं कौन सी डिजीज एसोसिएटेड नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अपना चैट बॉक्स ओपन करें और अपना आंसर करें ABCD वाइज। ओके, विच इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस सी,